ओके, सो ये जो प्रोसीजर है ये हो कहाँ रहा है, ये हो किसके साथ रहा है, सवाल नंबर 1। ये 1 2 3 4 लिखें, ये कौन सा सेल है? तो इस सेल का पता जानिए पहले, कौन सा सेल है। ये है WBC। कौन से WBC? ये हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, ठीक है, WBC में न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल, ये सब होते हैं कंपोनेंट। तो उस WBC में से भी ये हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो कि रफली अराउंड 20% ऑफ योर WBC होते हैं पॉपुलेशन के। एंड दीज लिम्फोसाइट्स, ओके, आर ऑफ मेनी टाइप्स। अगेन लिम्फोसाइट्स के भी कई प्रकार हैं। तो 2 प्रकार हैं लिम्फोसाइट्स के। एक का नाम है बी लिम्फोसाइट, दूसरे का नाम है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो में प्रोड्यूस भी होता है, मैच्योर भी होता है, डेवलप भी होता है, फिर वहां से सर्कुलेशन में भी एंटर करता है, आता है। ठीक है, मैच्योर होकर के अब काम करने के लिए सर्कुलेशन में आएगा। तो बोन मैरो में ही उसका डेवलपमेंट हो, दैट्स व्हाई द नेम इज बी लिम्फोसाइट। द सेकेंड वन इज टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का ओरिजिन तो बोन मैरो में है, बट डेवलपमेंट जो है उसका थाइमस में है। थाइमस। ओके, नाउ अब क्या है आपका, ये जो प्रक्रिया हो रही है ये दोनों के साथ हो रही है। एंटीजेनिक डाइवर्सिटी जो है और क्लोनल सिलेक्शन जो है वो किसका हो रहा है? वो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का हो रहा है। ओके, सेल मीडिएटेड ह्यूमोरल एडेप्टिव रेस्पॉन्स के लिए, ठीक है, सेल मीडिएटेड भी है, ह्यूमोरल है एंड एडेप्टिव है, एक्वायर्ड है, यानी स्पेसिफिक है। तो इस प्रकार के रेस्पॉन्स के लिए आपको क्या चाहिए था? हर प्रकार के एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग अलग तरह का रिसेप्टर, ताकि स्पेसिफिसिटी मौजूद रहे, ताकि हमको वायरस के साथ क्या सलूक करना है, बैक्टीरिया के साथ क्या करना है, वो अलग अलग एक्शन भी स्पेसिफिक हो, ताकि इफेक्टिव क्लियरेंस हो उसका। तो ये डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पैथोजेंस के सरफेस पर जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उस मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज कर लिया गया बाय अस होस्ट, लाइक होस्ट, और होस्ट ने अपने जीन में, कंजर्व जीन है, चलते आ रहा है, पहले से एनकाउंटर होता रहा है, तो वो जीन हम अभी भी एक्सप्रेस करते हैं। एंड दोज रिसेप्टर, वो जीन है रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ दोज टाइप ऑफ रिसेप्टर्स व्हिच रिकॉग्नाइजेस द पैटर्न रिकॉग्निशन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द पैथोजन सरफेस। तो पैथोजन सरफेस पर रिकॉग्नाइज कर लिया। तो ये जो जीन है, किसका जीन? पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर वाला जीन जो हमारे अंदर है, होस्ट के अंदर है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजेंस स्पेसिफिसिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट्स भी चाहिए। तो उस प्रोटीन प्रोडक्ट्स जो है, उतना सारा प्रोटीन प्रोडक्ट्स कहां से आएगा? ठीक है, तो जीन जो है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी। जीन जो है रीअरेंज होते हैं, एडिट होते हैं एट द DNA लेवल, एंड same gene gives out many protein product. Okay, the same gene is giving out this type of this receptor also, this receptor also, this one, this one, this one, same gene, but the structure of this receptor is different, this is different, this is different, this is different, the और are different protein। यहाँ लग रहा होगा सिमिलर, बट उसमें कुछ कुछ डिफरेंस है, तभी तो स्पेसिफिसिटी है अलग अलग तरह के एंटीजन के साथ। ओके, तो उसका स्पेसिफिसिटी अलग है, और वो आया कहां से? जीन अरेंजमेंट की वजह से। और जब एंटीजन को सरफेस रिसेप्टर को मिल गया एंटीजन, सुटेबल एंटीजन जिसके अगेंस्ट उसका जीन रीअरेंजमेंट में मिल गया, बाय चांस लक है, मिल गया, तो अब जब मिल गया तो वो वाला सेल जो है प्रोलिफरेट करते हैं, नहीं तो तब तक वो शांत बैठे रहते। क्यों प्रोलिफरेट करेगा? तो ये हो रहा है बी सेल के साथ भी, टी सेल के साथ भी। बी सेल के साथ हो रहा है तो प्रोलिफरेट करके प्लाज्मा सेल बन रहे हैं। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स आर एक्टिवली प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, तो ये सब समझ लो प्लाज्मा सेल है।
और ये सब एक्टिवली प्रोड्यूसिंग ये सब एंटीबॉडी सिक्रीट कर रहा है। ओके, एंटीबॉडीज आर फर्स्ट प्रेजेंटेड ऑन द सरफेस एंड देन इट इज सिक्रीटेड। तो एंटीबॉडी सिक्रीट कर रहे हैं और उस प्लाज्मा, जब इन्फेक्शन क्लियर आउट हो गया, देन some of the plasma cells gets converted into the memory cells so that the second encounter जिस समय हो तो आपका तुरंत क्विक एक्शन हो, तुरंत एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। क्योंकि प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होने में फर्स्ट टाइम जब एंटीजन एनकाउंटर होता है टू एलिसिट द इफेक्टिव इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट द प्राइमरी इन्फेक्शन, इट टेक्स ए टाइम। और तब तक अगर डिजीज प्रोग्रेस भी कर जाता है कुछ कुछ, जब तक इफेक्टिवली उसके सब एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, तब तक इस सब में टाइम लगा ना। क्लोनल सिलेक्शन में थोड़ा टाइम लगा, रिकॉग्निशन में टाइम लगा, जब तक टाइम लगा क्योंकि पहली बार एनकाउंटर हुआ है। ओके, तो यहां तक आते आते उसको करीब 5-6 दिन लग गया। यहां भी आने में गामा ग्लोबुलिन जो होता है आईजीजी, अगर आपके सिलेबस में होगा तो पढ़े आगे, आईजीजी बाद में प्रोड्यूस होता है, पहले पेंटावेलेंट आईजीएम प्रोड्यूस होता सर है आईजी। तो पहले वो प्रोड्यूस होता है, उसके बाद आईजीजी आता है। तो रफली ये 7 से 14 दिन लग जाते हैं यहाँ तक आईजीजी आने के लिए। और आईजीजी ही इफेक्टिवली वो वही होता है इफेक्टिव एंटीबॉडी, तो वो उसको आने में हफ्ता 2 हफ्ता लग जाता है। तो फायदा क्या हुआ मेमोरी सेल रखने से? फायदा ये होता है कि जब सेकेंड टाइम एनकाउंटर हुआ तो उसमें जैसे ही एनकाउंटर होगा वैसे ही इसको मिला और तुरंत एक्टिवेट हो गए, यहीं से तुरंत एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू। उसमें फिर जीन अरेंजमेंट ये सब सारा स्टेप जो है स्किप हो गया वहां पर, तो क्विकली वहां से। इसीलिए जब वैक्सीन पड़ा तो क्या हुआ कि मेमोरी सेल तैयार हो गए बच्चे के अंदर, क्योंकि एटीन्यूएटेड वायरस या बैक्टीरिया उसमें डाला गया था उस बीमारी का, मरा हुआ वायरस या बैक्टीरिया। तो जब उसको एटीन्यूएटेड हम इंजेक्ट किए तो एटीन्यूएटेड के पास भी तो एंटीजन था, डिजीज काउज नहीं कर सकता था क्योंकि एटीन्यूएटेड है, लेकिन उस वायरस और बैक्टीरिया जो पैथोजन था उसका एंटीजन तो था ना, बट एंटीजन वाज इन इनएक्टिव स्टेट। तो उस एंटीजन के प्रेजेंटेशन से हमारा प्लाज्मा सेल तैयार हो गया, मेमोरी सेल तैयार हो गया। चूंकि इन्फेक्शन ज्यादा था नहीं, कुछ ही दिन का इन्फेक्शन रहा, तो प्लाज्मा सेल उसको इफेक्टिवली क्लियर आउट कर दिया, प्लाज्मा सेल पॉपुलेशन फिर सबसाइड कर गया और मेमोरी सेल जो है बॉडी उसको बढ़िया से लिम्फोइड टिश्यू में, लिम्फ नोड्स में छुपा के रख लेता लिम्फ इसीलिए इसका नाम आया लिम्फोसाइट, क्योंकि लिम्फोसाइट सर कहाँ पर ज्यादा पाए मिलते हैं, ये डेंस होते हैं, एक्चुअली सर्कुलेशन में भी सर्कुलेट होते रहते हैं, बट आपके लिम्फ नोड्स में ये होते हैं ज्यादातर, वहां कंसंट्रेशन इनका ज्यादा होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, मेमोरी सेल इज इन रेस्टिंग स्टेज और सर्कुलेशन में भी रहेगा। तो मेमोरी सेल जब भी एनकाउंटर होगा आपका सुरक्षा करेगा ये हमेशा के लिए। तो अभी भी वैक्सीन देने का क्या मकसद है कि मेमोरी सेल बनवा दिया जाए लोगों में। तो अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आज लोग सब कहते हैं कि वैक्सीन दे दिया तब भी मर गया कोरोना से, वैक्सीन अभी पड़े हुए 1 हफ्ता हुआ था, 2 हफ्ता हुआ था। अरे भैया वैक्सीन पड़ा है, अभी ये प्रोसेस होने में, मेमोरी सेल बनेगा तैयार होने में, आप वेट करो। सेकेंड बूस्टर डोज भी ऑल्सो नेसेसरी, तो सेकेंड डोज के बाद ही ये होगा पूरा, यहाँ से यहाँ चलेगा। यानी जो दूसरा जो डोज पड़ेगा उसके बाद 2 हफ्ता और जोड़ लो, तब फिर मेमोरी सेल आने की संभावना है। क्योंकि ये नया वायरस है तो हम सिर्फ अभी इसका क्या होगा कल्पना ही कर सकते हैं कि कितना टाइम लगाए। हो सकता है बीच में कोई, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, इतना सिंपल नहीं है, बीच में कोई और स्ट्रेटजी लगा दे। तो कम से कम 2 हफ्ता और एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इम्यूनिटी, इफेक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो पाए अगेंस्ट ये, अगर वैक्सीन वर्क कर रहा है तो। Am I clear? यस सर। Yes, sir. Okay. So the result is a group of B and T cells. तो ये प्रक्रिया जो है एंटीजेनिक डायवर्सिटी बी सेल लिनिएज में, टी सेल लिनिएज में, दोनों में हो रहे हैं, और ये दोनों में ही होते हैं। मैक्रोफाजेज में नहीं हो रहा है, न्यूट्रोफिल्स में नहीं हो रहा है, मोनोसाइट में नहीं हो रहा है, ये सिर्फ लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स में हो रहा है एंटीजेनिक ये जनरेशन ऑफ डायवर्सिटी. So the result is a group of B and T cells where
each expresses many copies of one unique recognition molecule, okay, resulting in a population with the theoretical potential to respond any antigen that may come along. इस तरह से रैंडमली परमुटेशन कॉम्बिनेशन रैंडमली जीन रीअरेंज होते होते थियोरेटिकल पोटेंशियल समझ लो मिलियन बिलियन टाइप ऑफ एंटीजेनिक डाइवर्सिटी के अगेंस्ट रिसेप्टर जनरेट हो गया आपके अंदर। ये सारे रीअरेंजमेंट की वजह से जो दुनिया में केमिकल आज नहीं भी आया है उसके अगेंस्ट भी रिसेप्टर, जो आज आप सिंथेसाइज करोगे फर्स्ट टाइम मॉलिक्यूल दुनिया में आएगा कोई, उसके अगेंस्ट भी रिसेप्टर मौजूद है आपके अंदर। तभी तो लोग कहते हैं गॉड गिफ्ट है ये। आज भी समस्या से जूझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये हो कैसे रहा है। अभी भी हम फुल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आपको, लेकिन आप समझ पा रहे होगे, लेकिन अभी भी सतही तौर पर ही समझ पा रहे हो, स्टिल अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, सो देखिए ये हम पढ़ देते हैं इसको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड क्लोनल सिलेक्शन इन टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। मैचुरेशन, ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको? क्लियर पढ़ पा रहे हो? दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Maturation in T and B cells which occurs in primary lymphoid organs. कौन है primary lymphoid organ? Bone marrow for B cell and thymus for T cell. In the absence of antigen, absence antigen नहीं भी रहता है, नहीं रहता है, और उसी समय डाइवर्सिटी जनरेट हो रहा है और वो स्पेसिफिक हो रहा है एंटीजन के, मतलब आदमी नहीं है फिर भी उसके नाप का कपड़ा तैयार हो रहा है, दर्जी तैयार कर रहा है। एंटीजन में फिट होता है ना एंटीबॉडी, तो एंटीजन के अब्सेंस में ही वो तैयार हो रहा है एंटीजेनिक डिफरेंट डाइवर्सिटी जो जीन अरेंजमेंट है उसकी वजह से। म्यूट कर लीजिए। ओके, एंड in the absence of antigen produces cells with committed antigenic specificity, each of which expresses many copies of surface receptor that binds to one particular antigen. क्लियर है? एक ही स्पेसिफिसिटी का एंटीबॉडी होगा, एक ही टाइप का एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने का एक टाइप का एंटीबॉडी ही प्रेजेंट होगा। बी सेल के और टी सेल के ऊपर बहुत तरह का नहीं होगा। हम सुबह पढ़ाए क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी में, पहले जो सिलेक्टिव थ्योरी दिया उसमें बोला कि एक के ऊपर बहुत तरह का ही होगा, लेकिन यहाँ पर एंटीजेनिक डाइवर्सिटी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जनरेट हो रहा है उसमें ही कह रहा है कि मेनी कॉपीज होगा। मेनी कॉपीज होगा किसका? उसी एक पर्टिकुलर का ही बहुत सारा कॉपी होगा। जैसे हम कोई एक पन्ना दिया और बोले कि एक आदमी को दिए ये नोट है, सब फोटोकॉपी करा लिया, तो उसी का कॉपी है सब। तो सेम एंटीजन है, यहाँ पर एक दिख रहा है आपको, ठीक है, तो एक मत समझो, इसके ऊपर बहुत सारे हैं सेम, ठीक है, और सबका स्पेसिफिसिटी किसी एक के ही अगेंस्ट है। एम आई क्लियर? ये बात क्लियर है आपको? यस कि नो? Yes, sir. क्लियर है तो Yes, बोलो, sir. नहीं समझोगे तो नहीं आगे समझ में आएगा। एक ही रिसेप्टर, एक ही स्पेसिफिसिटी का रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन मेनी कॉपी नंबर। अब एक के ऊपर जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है वो बहुत सारी संख्या में है, बी के ऊपर जो दूसरा स्पेसिफिक रिसेप्टर है वो भी बहुत सारी संख्या में है। तो मेनी इन मेनी कॉपी नंबर ए स्पेसिफिक रिसेप्टर इज प्रेजेंट। सो यही कह रहा है ये। Produces cells with committed antigenic specificity. Committed antigenic specificity है, यानी एक ही तरह का स्पेसिफिसिटी है, and each of which expresses many copies of surface receptor. वही committed antigenicity का ही बहुत सारा कॉपी है उसी, ठीक है। Each of which expresses many copies of the surface receptor that binds to one particular antigen. Different clones of B cells 1, 2, 3, 4, ये different clones है B cell का, ये stem B cell का,
are illustrated in this figure. Cells do not die or become depleted during this maturation and bleeding out. ठीक है, ये सब आगे तुमको अभी नहीं समझ में आएगा। साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल्स बता दिए, ये चैप्टर पे हम आपको और समझाएंगे। वैसे पढ़ देते हैं, ऐसे हम बता भी दिए। सेल्स डू नॉट डाई और बिकम डिलीटेड ड्यूरिंग दिस मैच्योरेशन एंड वीडिंग आउट प्रोसेस move into the circulation of the body and are available to interact with the antigen. So ये सब सर्कुलेशन में मूव करते रहते हैं एंड अवेलेबल फॉर द एंटीजन टू इंटरेक्ट। जैसे ही एंटीजन का आया यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ तो जिसके साथ हुआ उसका क्लोनल एक्सप्रेशन होता है, यही कह रहा है। So their clonal selection occurs when one of these cells encounter that cognate or specific antigen, then encounters its cognate or specific antigen. Clonal proliferation of antigen activated cell, and in this case cell number 2 पिंक से जो है, leads to many cells that can engage with and destroy the antigen, plus memory cells that can be called upon during a subsequent exposure. The B cells secrete antibody, ये सब बता दिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। मेमोरी सेल बना, B cells secrete antibody, a soluble form of the receptor, reactive with the activating antigen. Similar process takes place in the T lymphocyte population also, and the resulting in clones of memory T cells and effector T cells. इसमें भी memory और effector T cells होता है, और effector T cells का फिर और भी टाइप होता है, T helper cell, और बाद में फिर आता है साइटोटॉक्सिक T lymphocyte। ठीक है, T helper cells क्या करता है, साइटोकाइंस रिलीज करता है, और साइटोकाइंस एड इन द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी, एंड साइटोटॉक्सिक T lymphocytes बाद में ये साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स को इंगेज करता है फॉर द किलिंग ऑफ द इन्फेक्टेड होस्ट सेल। तो इन्फेक्टेड होस्ट सेल को किलिंग करने में साइटोटॉक्सिक, यानी सेल अपना ही है उसको किल कर रहा है, तो इन्फेक्टेड है तो वायरस से इन्फेक्टेड है। आगे बढ़े। यस सर। ओके, दिस फीट इज accomplished by rearranging, ये सारा डाइवर्सिटी कैसे आया, is accomplished by rearranging and editing the genomic DNA that encodes the antigen receptors expressed by each B or T lymphocyte. Not unlike the error-prone DNA replication method employed by pathogens. ठीक है, पैथोजन जो डीएनए रेप्लिकेशन एम्प्लॉय किया उसमें क्या था, वो एरर प्रोन था क्योंकि इवोल्यूशन में वो हमसे नीचे है और जनरेशन टाइम कम है, तो इसका इवोल्यूशन फास्ट हो रहा है। सो दिस सिस्टम अलाउज चांस टू प्ले ए रोल इन जनरेटिंग a menu of responding recognition molecules. तो वायरस को, बैक्टीरिया को वो वाला फायदा था, जनरेशन टाइम कम होने की वजह से और एरर प्रोन डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म होने की वजह से इवोल्यूशन हो रहा था। हमारे पास ये फायदा है, दिस सिस्टम अलाउ, ये जो डाइवर्सिटी वाला जो सिस्टम है जिसमें डीएनए आपका जो है रीअरेंज हो रहा है, ओके, accomplished by rearranging and editing of the genomic DNA that encodes the antigen receptor expressed by B and T lymphocytes। हमारे पास ये सिस्टम है, उसके पास वो है, हमारे पास ये है, तो इसके द्वारा हम सो डीएनए रेप्लिकेशन मेथड एम्प्लॉयड बाय पैथोजेंस, यही कह रहा है ये कि डीएनए रेप्लिकेशन मेथड एम्प्लॉयड बाय पैथोजेंस, दिस सिस्टम allows chances to play a role in generating a मीनू ऑफ रेस्पॉन्डिंग रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल। ए मीनू, पूरा मीनू जनरेट हो गया, अलग अलग तरह का रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल जनरेट हो गया। तो हमारे पास ये हथियार है, उसके पास ये हथियार है। एज वन माइट इमेजिन, हाउएवर दिस कटिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इज नॉट विदाउट रिस्क। सही बात है, जितना बार भी आपका कटिंग और स्प्लाइसिंग होगा डीएनए में क्रोमोसोम के साथ, तो खतरनाक चीज है ना। डीएनए जर्म लाइन में चेंजेस खतरनाक होता है, डिलीटीरियस भी होता है, क्योंकि सारे चेंजेस आपके फायदे के लिए नहीं है ज्यादातर, क्योंकि आदमी गलती करेगा तो बहुत सारा गलती करेगा, उसमें कुछ ही जो
चीज होगा वो बेनिफिशियल होगा ओनली बिकॉज ऑफ देयर इट्स चांस, ज्यादातर सब डिलीटेरियस ही होगा। सो मेनी बी एंड टी सेल्स डू नॉट सर्वाइव। जीन रीअरेंजमेंट के दौरान ये भी हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सारा बी और टी सेल बर्बाद भी हो जाते हैं, डाई कर जाते हैं, एपोप्टोसिस उनका कर दिया जाता है, क्योंकि अच्छे से उनका जीन रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। जीन रीअरेंजमेंट अच्छे से नहीं होगा तो कहीं वो सेल कैंसरस सेल ना बन जाए, और बन भी जाता है। ओके, सो मेनी बी, बहुत तरह का ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर कोई एक तरह का नहीं होता है। Many B and T cells do not survive this DNA surgery or the quality control process that follow. तो उसके बाद उसको मार दिया जाता है उस सेल को, क्योंकि वो डेंजरस है। फिर जिसका जीनोम में डीएनए में हम डीएनए में चेंजेस हुआ और दैट चेंज इज नॉट बेनिफिशियल, all of which takes place in primary lymphoid organs, that is thymus for T cell and bone marrow for B cell. Surviving cells move into the circulation of the body. जो बच गए, जो सही से जिनमें जीन रीअरेंजमेंट हो गया और रिसेप्टर उस सेल सरफेस पर आ गए, वो जो है सर्कुलेशन में एंटर कर जाते हैं। जिसमें नहीं हुआ उनको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। Where they are available if their specific or cognate, स्पेसिफिक और उसके फिट होने वाला एंटीजन जो है एनकाउंटर हो जाता है। उससे एनकाउंटर होने के लिए वो अवेलेबल है। अब समझ में आ रहा है? यस सर। बोर तो नहीं हो गए? नींद तो नहीं आ रहा है? कुछ जरूरत काम है तो बोलो, ब्रेक ले लेंगे, फिर शाम को शुरू करेंगे। नहीं सर। करें आधा घंटा और करें? यस सर। यस सर। देखते देखते 2 घंटा निकल गया, 12 से 2 बज गए। अच्छा चलो, फिर क्या होता है? Where they are available if their specific or cognate antigen is encountered. तो अब मौजूद, अब वो आ गया सर्कुलेशन में। इसी तरह बहुत सारा तरह का रिसेप्टर सर्कुलेशन में मैच्योर हो करके जो नहीं हो पाया वो डिस्ट्रक्ट हो गया, एंटर हुआ। So you can think that how complex this procedure might be. Okay, this procedure, whole process. So when antigen binds to the surface receptor on these cells, they trigger clonal selection. पढ़ा चुके हैं। The ensuing proliferation of the selected clone of cells creates an army of cells. तो इससे आर्मी ऑफ सेल जनरेट हो गया। क्लोनल प्रोलिफरेशन के बाद सिलेक्शन हुआ, फिर क्लोनल, यहां पर सिलेक्शन हुआ, फिर क्लोनल प्रोलिफरेशन हुआ। इससे एक आर्मी ऑफ सेल्स is generated now, and all of those cells with the same receptor and responsible for binding more of the same antigen. ठीक है, अब एंटीजन ज्यादा मात्रा में भी होगा तब उसको न्यूट्रलाइज करेगा, with the ultimate goal of destroying the pathogen in question. In B lymphocytes, these recognition molecules are B cell receptors, where they are surface structures. When they are surface structures, जब वो सरफेस पर रहता है तो उसको बी सेल रिसेप्टर बोलते हैं। एंड व्हेन दे आर सीक्रेटेड दे आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। इन टी लिम्फोसाइट्स वेयर नो सॉल्युबल फॉर्म एग्जिस्ट, टी लिम्फोसाइट में ये सीक्रेट नहीं होता है, नो सॉल्युबल फॉर्म एग्जिस्ट, वहां पर सिर्फ वो सरफेस पर ही बाउंड रहता है। इन टी लिम्फोसाइट में टी सेल रिसेप्टर कहते हैं उसको। यानी इस जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन रीअरेंजमेंट की वजह से बहुत सारे रिसेप्टर जनरेट हुए। तो बी सेल पर जो रिसेप्टर है वो फिर बाद में सीक्रेट भी होंगे, टी सेल वाले रिसेप्टर हैं वो सीक्रेट नहीं होते। और यही जो था एक बहुत बड़ा फाइंडिंग हुआ इन 1976, और ये जापानी आदमी था, नाम साइंटिस्ट थे, नाम था सुसुमु टोनेगावा। देन एट बेसल इंस्टीट्यूट फॉर इम्यूनोलॉजी इन स्विट्जरलैंड, ये म्यूनिच में है, बेसल में है। ओके, एंड डिस्कवर्ड द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बिहाइंड द डीएनए रिकॉम्बिनेशन इवेंट्स दैट जनरेट बी सेल रिसेप्टर्स एंड एंटीबॉडीज। तो इसी आदमी ने एक्सप्लेन किया ये कैसे हो रहा है, जीन लेवल पर जीन रीअरेंजमेंट बी सेल और टी सेल में हो रहा है।
सो इसको नोबेल प्राइज मिला था। एंड ही डिस्कवर्ड द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बिहाइंड द डीएनए रिकॉम्बिनेशन इवेंट्स दैट जनरेट बी सेल रिसेप्टर्स एंड एंटीबॉडीज। बी सेल वाला पहले डिस्कवर किया इसी ने, तो इसको नोबेल प्राइज मिला। दिस वाज ए ट्रू टर्निंग पॉइंट इन इम्यूनोलॉजिक अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर दिस डिस्कवरी he received widespread recognition including 1987 में नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ओके, अब हम थोड़ा सा थक गए, नेक्स्ट क्लास में लेंगे शाम को। ओके Yes, sir. ओके सर। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, कुछ कहीं डाउट है? No, sir. ठीक है। स्नेहा से मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूँ। स्नेहा भी करती है, तारक भी करता है, ओके, बाबुल भी करता है, दीपा भी करती है, नेहा भी पूछती है, प्राची भी पूछती है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा अभी वीडियो को भी देखना एक दो बार, बोरिंग लगे तो भी थोड़ा सा जबरदस्ती मन को बझाना। और यस सर, इसको दोबारा देखेंगे। देखेंगे। और फिर हम कब मिलेंगे? 7 बजे शाम को। ठीक है, 7 बजे कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी को? नहीं है ना? नेहा एंड दिलसाद? नो सर। नो प्रॉब्लम। No, sir. उसमें बिजी रहोगे कहीं नो सर। खाना वाना बनाने वगैरह में कहीं? 7 बजे से सर 8 तक। 7 अगर बिजी रहोगे तो बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो। हम 2 घंटा का मेरा सेशन रहता है, 7 से 9 का। मैसेज पढ़ लो थोड़ा। ठीक है। 7 to 9, जैसे अभी भी लिए हम 12 to 2, सुबह भी लिए थे 7 to 9। और अदर डेज भी, चूंकि अब देखो बंद हो गया है तो हम लगभग सब दिन, जब तक ये चालू नहीं होता है ऑफिसेज अगेन, तो आई विल बी इन द होम ओनली। तो हो सकता है आपका जब भी क्लास हो तो ये 3 सेशन में हो, जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाता। ओके, तो 7 से 9 बजे शाम को क्लास लेंगे। ठीक है, यस सर। सब लोग तैयार हैं? यस सर। ठीक है, चल बाय थैंक बाय, यू सर। टेक केयर, हिंदी टाटा, परवल सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। बीन्स है।